कर दिया मैंने अभी। अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस जैसे कि आप लोगों ने अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिसर्च। रिसर्च आप लोग को सबको पता चल गया रिसर्च क्या होता है। आप लोग को भी एक छोटी सी रिसर्च करनी है। कैसी? आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में करना है ना सबमिशन। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो डिसर्टेशन सबमिट करना है दैट इज काइंड ऑफ रिसर्च। आप किसी एक टॉपिक पे अपना अ, कुछ रिसर्च करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका रिपोर्ट शेयर करेंगे। ठीक है ना? तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च। तो अब इसमें एक चीज़ होती है, एक टर्म होता है सिनॉप्सिस। आज उसको हम समझने जा रहे हैं बिकॉज उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो किसी को पता है कि एनी आइडिया अबाउट रिसर्च, सॉरी सिनॉप्सिस? कोई आइडिया है किसी को? जो भी हो, नहीं पता होगा तो कोई इशू नहीं है, मैं बताऊंगी। बट व्हाट इज सिनॉप्सिस? जैसे कि हम सभी को पता है रिसर्च एक बहुत बड़ा एक बुक टाइप की हम लिखते हैं। काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है। तो कोई दो चार पेजेस में तो नहीं होता होगा, इतना हमको सभी को पता है। ठीक है। अब समझिए, एक मैं सिचुएशन आपको देती हूँ कि रोशनी जी, आपने सोचा कि मुझे डायबिटीज़ के पेशेंट पे आपका रिसर्च का टॉपिक, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने सोचा कि मुझे डायबिटीज़ के पेशेंट पे मुझे वक्रासन का जो इफ़ेक्ट है वो देखना है कि 2 मंथ अगर मैं वक्रासन किसी पेशेंट को करवाती हूँ तो इनमें कितने पॉजिटिव चेंजेस आए, ये आपका रिसर्च का टॉपिक हुआ। ओके। बट जब आप ये रिसर्च के टॉपिक चूज़ करते हो, पहला तो वो आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था। सेकंड थिंग, जब आप उस टॉपिक को, इतना जो बड़ा टॉपिक है, जब आप इस पर रिसर्च करने जाओगे आपको 3 to 4 मंथ, जो भी आपने टाइम पीरियड लिया हुआ है, 3 to 4 मंथ में आपको डेली उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आज मैंने करवाया, देन मैंने कल करवाया, इतने दिन डेली उसका डेटा आपको अपने पास रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है रिसर्च। ठीक है। जैसे कई लोग जो पीएचडी करते हैं, आपको पता है पीएचडी करने में कितना टाइम लग जाता है, वो एक रिसर्च कर रहे होते हैं बिकॉज। ठीक है। लेकिन पीएचडी करने के पहले या कोई रिसर्च करने के पहले आपको अपना टॉपिक उनको देना होता है, वो टीम को। ठीक है। इट्स लाइक आप कोई डिसर्टेशन बनाने वाले हो, तो आपने डिसर्टेशन का टॉपिक मुझे ला के सबमिट किया कि मैम ये मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक ये है, मैं इस पर करूँ क्या, रिसर्च पे आगे वर्क करूँ क्या। तो आपका टॉपिक, आप जो प्रपोजल बोलते हैं उसको, प्रपोजल, जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो तो रिसर्च ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते अपने मन में जो आया और हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हम। हमको अपने 4 या 5 टॉपिक जो भी आपके माइंड में, आपको जो इनमें इंटरेस्ट है, आपने वो टॉपिक सबमिट कर दिए वो टीम को। ठीक है। वो टीम को सबमिट कर दिए। अगर वो टॉपिक उनको पसंद आया, अगर वो टॉपिक उन्होंने अप्रूव कर दिया, तब आप आगे जाके उस पर काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको वो चेक करते हैं कि इसमें आप पैरामीटर्स में आपका टॉपिक बैठ रहा है या नहीं, तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लाइक कैसे कैसे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि आपने कोई रिसर्च का टॉपिक लिया बट उस पर पहले कोई काम ही नहीं हुआ, तो आपके पास बेस क्या रहेगा अपना रिसर्च का? कुछ भी नहीं। कुछ तो काम हुआ होना चाहिए उस पर, थोड़ा बहुत, जिससे आपको मटेरियल मिल सके। जैसे आपको पता कैसे चला वक्रासन इस पे इफ़ेक्ट डालेगा डायबिटीज़ पे? कभी ना कभी किसी ने तो बताया है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको पता चला। दैट मीन्स उस पर काम हुआ है। योगा थेरेपी की बुक्स में आपको मिलेगा या जहाँ पे भी। तो आपका जो टॉपिक है उसकी ऑथेंटिसिटी या वो टॉपिक कितना अप्रूवल के लायक है, ये एक टीम तय करती है। तो जब आप अपने रिसर्च के टॉपिक को, जो प्रपोजल उनको सबमिट करते हो, दैट इज सिनॉप्सिस। क्लियर? ठीक है। क्लियर है ना अभी? जैसे कि आप समझो, आप आंसर बना रहे हो किसी चीज़ का, 15-16 पेजेस का आपने आंसर बनाया, और आप मुझे बताना चाह रहे हो कि मैम मैंने 15-16 पेज का एक आंसर लिखा है बहुत अच्छा, किस पे? रिसर्च मैथोडोलॉजी पे। अब मेरे पास समझो टाइम ही नहीं है इतना सारा पढ़ने का। इतने सारे स्टूडेंट के अभी असाइनमेंट आए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सबके असाइनमेंट पढ़ सकूँ। बट अगर किसी ने स्टार्टिंग में ही पॉइंट वाइज लिखा है कि मेरे अ, अभी आपने असाइनमेंट सबमिट किया था ना, किस चीज़ का था आपका असाइनमेंट? योग वशिष्ठ का था आप लोग का। तो अगर किसी ने पहले वाले पेज पे ऐसा लिखा है, योग वशिष्ठ इंट्रोडक्शन, देन उनका दोनों के बीच में क्या डायलॉग हुआ वो, फिर मैंने ये चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया है, जैसे मोमोक्षपाद, उत्पत्ति, है ना? इस टाइप से अगर आपने पहले में ही पॉइंट लिख दिए तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि रोशनी जी ने पॉइंट लिखे, दैट मीन्स उन्होंने ये पॉइंट को आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ होगा। क्लियर है ना?
मतलब आपने पॉइंट्स बना के अपनी चीज़ मुझे सिंपल वे में बता दी, जिससे मुझे आपका 15 पेजेस पढ़ने नहीं पड़ रहे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना। ऐसे ही हमारी रिसर्च जो होती है ना, वो 100, 200, 500 पेजेस की होगी। तो क्या हर किसी के, मेरे वो जो टीम है उसके पास, आप कितने स्टूडेंट हो, समझो आप 25 स्टूडेंट हो, तो वो जो टीम है ना, आपके जैसे और 50 बच्चों का रिसर्च भी चेक करने वाली है, तो सबका 500 पेजेस उनके पास टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए कि आपका टॉपिक क्या है। आपको एक प्रपोजल उनको देना होता है जिसमें समरी होती है आपके रिसर्च की। इसको समरी से ज़्यादा प्रपोजल कहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पहले दिया जाता है रिसर्च से पहले। प्रपोजल, प्रपोजल अप्रूव भी हो सकता है, डिसअप्रूव भी हो सकता है। अगर आपका प्रपोजल अप्रूव हो गया, दैट मीन्स आप उस पर आगे काम कर सकते हो। अगर डिसअप्रूव हो गया तो आप उस पर आगे काम नहीं कर सकते। क्लियर है? ये हुआ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में प्रपोजल वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है बिकॉज वो हमारी रिसर्च स्टार्ट होने के पहले का प्रोसेस है। क्लियर? इसको बाद में समरी हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, समरी वो है माना, बट हम इसको बाद में सबमिट नहीं करते कभी भी। हम इसको अपनी रिसर्च स्टार्ट करने के पहले एक प्रपोजल देते हैं वो टीम को, जो टीम उसको एनालाइज करने वाली है आपकी रिसर्च को। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोग को सिनॉप्सिस वर्ड का मीन्स क्या। अब आगे समझते हैं। हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हमको उसका एक फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि सिनॉप्सिस वर्ड क्या। अब हमको समझ में आ गया, स्टार्टिंग में ही जो प्रपोजल दिया जाता है दैट इज नोन एज सिनेप्सिस। अ सिनॉप्सिस इज अ ग्रीक वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सिनॉप्सिस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टुगेदर सीइंग। टुगेदर सीइंग मतलब जैसे कि एक साथ सारी चीज़ों को देख लेना। ठीक है, एक साथ कैसे देखेंगे? अब कोई जैसे किसी ने ऐसे समझ लीजिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने मुझे अपना असाइनमेंट 10 पेज में भेजा था। योग वशिष्ठ का किसी का 10 पेज का था समझो। मेरे पास टाइम नहीं है 10 पेजेस को पढ़ने के लिए एक-एक लाइन को। लेकिन अगर आपने पहले ही पेज में बिल्कुल बहुत प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिख दिए थे वहाँ, कि मेरे फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन है, देन सेकंड पेज पे मेरा पहला वाला चैप्टर है उसका, दोनों के बीच का डायलॉग है, देन उसका बाकी की जो बातें हैं, मतलब निर्वाण प्रकरण, ये सब, कि मैंने ये चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है, बाद में मैंने उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया आपकी सिनॉप्सिस को, आपके असाइनमेंट को समझना कि आपने अंदर लिखा क्या है। मुझे वो 15 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बहुत समराइज्ड वे में बहुत अच्छे से आपकी चीज़ समझ में आ गई। तो मैंने उसको अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ, आपसे, और जो सिनॉप्सिस में जो जो पॉइंट्स हैं वो सब आपके कवर हो रहे हैं, तो मैंने आपके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। तो इस तरह से जहाँ पे पूरी चीज़ें एक साथ दिख जाए आपके प्रपोजल की, मतलब आप रिसर्च में क्या करने वाले हो, वो सारा एक सिंप्लीफाइड वे में, एक मैनर में, पूरा प्रॉपर मैनर में आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज सिनॉप्सिस। मतलब एक साथ आपके इतने बड़े प्रपोजल को एक ही जगह पे सिंप्लीफाइड मैनर में देख लेना इज सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस कैसे बताया, ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स एक साथ देखना। सिनॉप्सिस वर्ड का मीनिंग होता है एक साथ देखना। अ सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ समरी और कंडेंस स्टेटमेंट गिविंग अ जनरल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्टेड। आप अपने मन में सोचिए कि कल जाके अगर मैं पीएचडी करती हूँ, या कल जाके मैं जो डेजर्टेशन तो करने ही वाले हो आप लोग, एनी हाउ आपको करना ही है। पीएचडी तो आप लोग डिपेंड करेगा कि कौन आगे करना चाहते हैं कौन नहीं। ठीक है, दिव्या जी कुछ पूछ रहे हैं आप? फिर से बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। आपकी वॉइस दिव्या जी क्लियर नहीं है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैसेज, बेस्ट वे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करती हूँ। तब तक लिखिए, तब तक मैं आगे चलती हूँ, आप अपना आंसर पुट कर दीजिए। ठीक है। सिनॉप्सिस क्या हुई, एक ब्रीफ समरी हुई, एक प्रपोजल हुआ। हाँ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन आपके रिसर्च का। ठीक है। अब आप मन में कोई भी एक ऐसा एक टॉपिक ले लीजिए जिस पे आप आगे पीएचडी करना चाहते हो या डिसर्टेशन बनाना चाहते हो उस टॉपिक पे। वो फिलोसॉफिकल भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि वो फिलोसॉफिकल भी रिसर्च हो सकती है हमारी, और वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब कोई आसन दे के आप किसी डिसीज़ को ठीक करना चाह रहे हो, या आप फिलोसफी के जो इतने सारे टर्म्स हैं उनमें से किसी एक पे आप रिसर्च करना चाहते हो। दिव्या जी पुट कर दीजिएगा बाद में आराम से, मैं आंसर कर दूँगी, ठीक है? तो सिनॉप्सिस एक ब्रीफ समरी है, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है।
नाउ द सिनॉप्सिस हेडिंग। एक सेकंड में इससे ट्राई करती हूँ। जस्ट अ मिनट। तब तक इतने को नोट डाउन करिए, मैं आपको वो एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ जो है ना मेरे पास में। ठीक है, अभी शेयर करती हूँ। हेलो, वॉइस क्लियर है ना मेरा? हाँ। सो देखिए, ये एक घर है। वो डिवाइस का इशू है इसमें। कुछ आज इशू है मेरे फ़ोन से, लैपटॉप से शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। ठीक है, तो आप मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी इस पे। तो सिनॉप्सिस क्या है? एक ब्रीफ प्रेज़ेंटेशन है जो कि हमको पहले, हाँ, ऐसे समझ लीजिए, जब आप अपने घर बना रहे हो, समझो आप रेनोवेट कर रहे हो अपने घर को, ठीक है? पूरा आपको पूरा फिर से बनाना है, या आप समझो एक प्लॉट लेके उसके ऊपर एक घर बना रहे हो, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं ना। आर्किटेक्ट के पास क्यों जाते हैं? जैसे कि हमको एक मैप बना के दे घर का कि कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कितना स्पेस किस रूम को लगेगा, ये सारी चीज़ें। क्यों? वो एक प्रॉपर प्लानिंग है आपके घर का। अगर आप समझो आप आर्किटेक्ट के पास नहीं गए, किसी के भी पास नहीं गए जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो घर का क्या होगा? बाद में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा ना। कह रही है प्रॉपर हम लोग पहले किसी को एक्सपर्ट को डिस्कस करते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि रूम ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए था, इधर सब प्रॉब्लमेटिक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमको तो उसका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक्सपर्ट से हम एक मैप बनवाते हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनाते चले जाते हैं घर में, और वो प्रॉपर मैनर में बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिनॉप्सिस एक समझ लीजिए आपके घर का एक मैप है, ठीक है? सिनॉप्सिस आपके रिसर्च का मैप है, जहाँ पे आप जब मैप आपका आर्किटेक्ट बना के लाया, आपने 2 आर्किटेक्ट को अपना काम दिया, ठीक है? 1 ए और बी 2 जन थे। आपको ए वाले का, आपके समझिए घर का आपका जो प्लॉट एरिया है वो काफ़ी छोटा है, और आपको बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करना है वो जगह को। आपने एक पर्सन को दिया और एक बी पर्सन को दिया। बी ने बताया उसमें एक ही रूम निकल सकता है उतनी छोटी जगह में, ठीक है? और दूसरे वाले ने बताया कि इसमें 2 रूम इतना प्रॉपर जगह के साथ निकल सकते हैं और इतनी-इतनी प्रॉपर जगह भी मिल जाएगी। तो आपको जिसका पसंद आएगा आप उसका चूज़ करेंगे, ठीक है? यानी कि जो आपका प्लान है वो डिसअप्रूव एंड अप्रूव दोनों भी हो सकता है। कुछ पूछ रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज़ किया या बाय मिस्टेक हुआ है? ठीक है? तो ये एक प्लान आउट करते हैं हम चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग। मतलब अब वहाँ पे आप ए वाले को या बी वाले को, आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी है कि आप किसी एक को अप्रूव या दूसरे को डिसअप्रूव कर सकते हो, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, आप उसको रखेंगे। तो दैट मीन्स सिनॉप्सिस पूरा वही है जो मकान घर बनने से पहले आपको उसका पूरा एक ओवरऑल आइडिया देता है। वैसे ही सिनॉप्सिस आपकी रिसर्च होने से पहले आपकी रिसर्च का एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, जिसमें पता चलेगा कि कहाँ पे, जैसे उन्होंने बता दिया कितने रूम होंगे, कितना उनका एरिया होगा, वॉशरूम एरिया किस तरफ होगा, ये सब आपको मैप देख के पता चल जाएगा और एज़ इट इज़ आपका घर बन के रेडी होगा। वैसे ही रिसर्च में सिनॉप्सिस काम करता है। सिनॉप्सिस देख के आप समझ जाओगे कि आपकी रिसर्च कैसी होने वाली है। क्लियर? सब कुछ वो रिसर्च का एक छोटा रूप होता है, ऐसे समझ लीजिए। वो एक प्रपोज़ल होता है, जो कि मैप की तरह पहले ही सबमिट करना होता है। अब आई बात सिनॉप्सिस में हेडिंग क्या-क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने बार-बार बोला कि पॉइंट वाइज़ होता है वो। उसमें आपको पॉइंट से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है? तो सिनॉप्सिस में कौन-कौन से पॉइंट होंगे? पहला तो टाइटल होगा। फर्स्ट विल बी टाइटल। टाइटल मतलब आपकी रिसर्च का टाइटल। अगर आप टाइटल ही नहीं दोगे तो टीम को कैसे पता चलेगा आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो? ठीक है? अब आप काम करिए, अब एक आप सबको टास्क है कि आप अपना फ़ेवरेट टॉपिक चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं तब तक कंटिन्यू कर रही हूँ। जिसको माइंड में आता है कि मैं अगर पीएचडी करती हूँ, या फिर मैं
फोर्थ ईयर में, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में मैं ये टॉपिक पर डिसर्टेशन सबमिट करना चाहूँगी। आपका जो फेवरेट टॉपिक है सभी लोग एक एक करके चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए, बताएगा कोई भी नहीं, मैं तब तक कंटिन्यू करती हूँ। तो पहला टाइटल, तब तक टाइटल डाल दीजिए। सिनॉप्सिस हेडिंग, मंत्रास। तो मंत्रास तो ठीक है, यही मुझे देखना था एक्चुअली कि समझो आपको मंत्रास। रोशनी जी म्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। मैंने म्यूट कर दिया, आप चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए। मंत्रास है, अच्छा टॉपिक है बहुत। मंत्रास का किस पे इफेक्ट देखना चाहते हो वो आपका प्रॉपर टॉपिक होगा, ठीक है। वरना ये इनकम्प्लीट है। मंत्रास क्या, मंत्रास पे क्या करना चाह रहे हो? मंत्रास का ब्रेन पे इफेक्ट देखना चाह रहे हो? मंत्रास का नेचर बिहेवियर पे चेंज देखना चाह रहे हो? मंत्रास का मूड पे चेंज देखना चाह रहे हो क्या? तो पूरा प्रॉपर टॉपिक इस तरह से टॉपिक होगा, टाइटल जिसको बोलते हैं। देन होगा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज, जी हिना जी, धर्म, धारणा, सॉरी धारणा है ना, तो धारणा से क्या प्रूव करना चाह रहे हो? धारणा, जस्ट धारणा, धारणा का एक्सप्लेनेशन तो बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है। आपकी योग सूत्र की जितनी बुक मिलेंगी या उस पर जो कमेंट्रीज मिलेंगी, धारणा में सबको उसमें दिख जाएगा। धारणा मतलब क्या, आप क्या चाह रहे हो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपने उस दिन पूछा ना था, ये रिसर्च हमेशा माइक्रो लेवल पे होती है क्या मैम, आप ही का क्वेश्चन था वो। तो माइक्रो लेवल पे अभी आप नहीं गए, अभी आपने धारणा जस्ट बोल दिया। धारणा मीन्स क्या, क्या करना चाहते हो? माइक्रो लेवल में जाइए। तनुजा जी, योग में समाधि, अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। समाधि से मैं क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो? समाधि, समाधि तो बहुत जाएगा, मिल जाएगा हर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। समाधि कैसे, समाधि कितने टाइप की, ये सब आपको लिखा मिल जाएगा। आप उसमें से क्या नया फाइंड आउट करना चाह रहे हो? क्योंकि रिसर्च वर्ड का मीनिंग ही है रिसर्च, दोबारा से कुछ नया सर्च करना, ठीक है। इसलिए मैंने टॉपिक मांगे। टॉपिक आप सभी के बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफाई करिए कि क्या करना चाह रहे हैं। जैसे किसी का आप में से एक्सपेरिमेंटल भी होगा, लाइक एक एक अभी मैंने बताया था। अब मंडूकासन का डायबिटीज़ पे इफ़ेक्ट कैसे होता है, ये 3 मंथ का 4 मंथ का आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ले लिया। ऐसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मंडूकासन, यहाँ ये नहीं बोला कि आसनों का थायराइड डायबिटीज़ पे क्या इफेक्ट होता है, मैंने ये नहीं बोला। इसमें तो पता लगाने में बरसों गुजर जाएंगी कि योगा तो बहुत इफेक्ट करता है सारे डिसीज पे, बट कौन से आसन ने इफेक्ट किया ये नहीं पता चल पाया आपको, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए सेतुबंधासन, या जिसको कंधरासन भी बोलते हैं। सेतुबंधासन का हमारे थायराइड पे कैसे इफेक्ट होता है, तो मैंने सेतुबंधासन स्पेसिफाई किया ना। मैंने बोला योगा का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है, ये मेरा अगर रिसर्च का टॉपिक हो, हाउ योगा अफेक्ट्स द, क्या बताया मैंने, हाँ थायराइड, थायराइड डिसीज, उसमें चाहे हाइपो हो या हाइपर हो। लेकिन मैंने आसन स्पेसिफाई नहीं किया तो मज़ा नहीं आ रहा यार रिसर्च में। मुझे एक स्पेसिफाइड आसन लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप मंत्रा से किस चीज़ पे इफेक्ट देखना चाह रही है, ह्यूमन पे, ह्यूमन में किस चीज़ पे, नेचर में, बिहेवियर पे, मूड पे, किस चीज़ पे, बीपी पे, किस चीज़ पे क्या इफेक्ट देखना चाह रहे हो, तो स्पेसिफाई कीजिए। पहला बात होगी टाइटल की। देन दूसरा आया इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स आपका जो रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज दीजिए। लाइक आपने लिया मंत्रास, दिव्या जी ने मंत्रास लिया, तो पहला आपका रिसर्च का टॉपिक आ जाएगा। लेकिन सेकंड आएगा आपका मंत्रास क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आएगा सेकंड पॉइंट पे। इंट्रोडक्शन देंगे आप, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मंत्रास क्या हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, कौन से उपनिषद में पहली बार पढ़ने मिले, कौन कौन सी कमेंट्रीज उस पर लिखी हुई है, कितना काम हुआ है, ये वो सब आ जाएगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा तो वहाँ से पॉइंट फिर से नोट डाउन भी कर सकते हैं, अभी वो शेयर नहीं हो रहा है बस। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, किन किन टेक्स्ट से आपने मंत्रास, मैं आपका टॉपिक लेके चल रही हूँ इसलिए मंत्रा बोल रही हूँ। जिसका जो टॉपिक है समाधि है तो समाधि, धारणा है तो धारणा, किन किन टेक्स्ट में आपने जो टॉपिक लिया उसके बारे में बात हुई है। कमेंट्रीज भी आएंगे, बुक्स भी आएंगे। जैसे योग सूत्र है मेन, योग सूत्र में धारणा है तो योग सूत्र भी लोगे, लेकिन योग सूत्र पे जो कमेंट्री, जो टीका लिखे गए ना, उनमें भी धारणा के बारे में किस ऑथर ने क्या लिखा है वो सब आप उसमें मेंशन करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कौन कौन सा लिटरेचर आपने यूज़ किया, प्लस रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स में कितना आपको पढ़ने मिला उसके बारे में। मैक्सिमम करेक्ट कीजिए इधर उधर से, न्यूज़पेपर से,
रिसर्च आर्टिकल से, सब जगह से चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और देन उसके बाद में अपनी रिसर्च बनाइए तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। जो लोग के वीडियो ऑफ है प्लीज़ अपना हैंड रेज करके बता दीजिए कि आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे, मेरा वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच शिल्पा जी, हिना जी, नाइस, किरण जी एंड ओके, ओके, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। मतलब आपने अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में क्या मटेरियल, क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ी पूरे रिसर्च में, वो सब का एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट में आएगा। इस वाले पॉइंट में आपको वो सारा डिस्कस करना पड़ेगा। लाइक आप बीपी पेशेंट पे या समझिए थायराइड के पेशेंट पे सेतुबंधासन का इफ़ेक्ट देख रहे थे, ठीक है? सेतुबंधासन का। तो आप वो चेक कैसे करते हो? क्या इक्विपमेंट आपको थायराइड चेक करने के लिए लगता है? वो इक्विपमेंट्स, देन आप इंटरवेंशन क्या दे रहे हो? इंटरवेंशन आपने कौन-कौन से आसन दिए? मटीरियल मेथोडोलॉजी में सब आ जाएगा। आपने स्पेसिफिक कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो आसन दिया, कितने सेकंड के लिए दिया, मॉर्निंग, इवनिंग दिया या मॉर्निंग दिया, हफ्ते में 2 बार दिया या पूरे हफ्ते दिया, ये सब आ जाएगा उसमें। हमारी रिसर्च कैसी भी हो सकती है ना, हो सकता है हमने हफ्ते में 3 ही दिन उनको इंटरवेंशन दिया हो। इंटरवेंशन मतलब जो आप प्लान आउट करते हो ना उनके लिए। एक जैसे मेरा 30 मिनट्स का एक आप लोग के लिए एक क्लास रहेगा, जिसमें मैं डेली आप लोग को 2 आसन या 1 आसन डेली करवाऊँगी। उसके साथ में थोड़ा बहुत प्रेयर और ये वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन मेन फ़ोकस हमारा उस आसन पे रहेगा जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो वो रिसर्च, वो एक्सपेरिमेंट आप हफ्ते में पूरे दिन कर रहे हो, 6 दिन कर रहे हो, 5 दिन कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, ये सब आ जाएगा। मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी में क्या मेथड आपने यूज़ किया, क्या आपकी उसके पीछे आपका प्लान क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। देन नेक्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे पॉइंट्स आपके सिनॉप्सिस में होने चाहिए। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में लास्ट टाइम हमारा क्लास हुआ था तब हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात हुई थी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आपको पता है कि एम और ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या होता है? हमेशा एम होता है सिंगल और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कई सारे। जैसे एम हमारा एक ही था कि हमको थायराइड पे, मोमिता पानी चाहिए, पानी दूँ? नहीं? भूख लगी? नहीं? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की। ये सब चीज़ें किसके बारे में हो रही है? रिसर्च के बारे में। बट सिनॉप्सिस किसको बोला है? रिसर्च का एक कॉम्पैक्ट रूप, उसका एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं हम रिसर्च का। ठीक है? तो एम एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी रिसर्च का एम क्या हुआ? जैसे दिव्या जी की रिसर्च का एम क्या होना चाहिए? मंत्रास का इफेक्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहते हो? हमारे बिहेवियर पे या हमारे नेचर में क्या बदलाव आया? समझो हम बहुत एग्रेसिव थे, बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्सा करते थे, और हमने 2 महीने तक मंत्रा चैंटिंग किसी को करवाया। एक स्पेसिफिक टाइम दिया आपने, शाम को 6 से साढ़े 6 बजे तक मैं आपको मंत्रा चैंटिंग करवाऊँगी, और इसका इफ़ेक्ट मैं क्या देख रही हूँ? ह्यूमन बिहेवियर पे मंत्रा चैंटिंग से कितने कितना असर होता है, उनकी कामनेस कितनी बढ़ती है माइंड की। तो आपने टाइम दे दिया 6 टू 6:30 मंडे टू फ्राइडे। आप लोग को मैं एक इंटरवेंशन दूँगी, 10 से 20 लोगों पे आपने सैंपल है वो आपकी, जो 20 लोग हैं वो आपकी सैंपल है। आपने 20 लोगों को डेली बिठाया, वो आप पे डिपेंड करता है मॉर्निंग इवनिंग बिठा रहे हो, आपका इंटरवेंशन किस टाइप का, वो मटेरियल मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। आपने उनको इंटरवेंशन दिया और आपने उनको मंत्रा चैंटिंग करवाया केवल। उसके लिए भी चेक करने के लिए मशीन होता है, जिससे पता चलता है कि वाइब्रेशंस में, फ्रीक्वेंसी में क्या-क्या चेंजेज़ आए। तो वो मटेरियल मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की, हमारा पॉइंट क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, एम एंड ऑब्जेक्टिव, आपका एम है ये। आपका एम क्या है? मंत्रा चैंटिंग का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ये आपका एम सिंगल रहेगा। एम कभी भी 2 नहीं हो सकते। आप एक ही एम लेके अपना रिसर्च कर रहे हो ना। अब इसमें रहेगी बात ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो सकते हैं। कैसे होंगे? आपने
एम तो ये लेके चले थे कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, बट आपको पता चला कि उनका तो और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए। किसी को थायराइड में प्रॉब्लम था, उनका वो भी ठीक हो गया, क्योंकि थायराइड यहीं से रिलेटेड है। और यहीं से मंत्रा चैंटिंग के बाद यहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशन जनरेट होने से कई बार आप देखिएगा आपके स्टूडेंट को कि उन लोग को थायराइड का प्रॉब्लम था और वो नॉर्मल योगासन करके भी ठीक हो रहा है, बिकॉज जो मंत्रा चैंटिंग होता है, जो प्रेयर होती है ना, उससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है उस चीज़ों पे। प्राणायाम होते हैं, उससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो मंत्रा चैंटिंग हाँ, आपके माइंड में जो प्रॉपर स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वो ही आप एम में डालना। स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप समाधि का इम्पैक्ट किस चीज़ पे देखना चाह रहे हो। या समाधि में देखो, समाधि ऐसी चीज़ है जो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, इसलिए टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपका। अच्छा तो है, बट डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपके आस-पास 100 लोग होंगे, वो भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। तो आप इस पे थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकते हो कि अलग-अलग टेक्स्ट में समाधि के बारे में क्या बताया गया है। ये आपको ईज़ी पड़ेगा, बट आप इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ समाधि को एक्सपीरियंस करना इतना आसान नहीं है ना? उस पे हम इंटरप्रेशन नहीं दे सकते। जी, है ना? समझ गए ना? जी, कोई बात नहीं। आप एक एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है? तो हम क्लास के एंड में इसको डिस्कस करते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? आप याद नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो, अगर भूल जाएँगे तो। मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि क्लास फ्लो में रहेगा तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको एक फ्लो में सारी चीज़ें मिल जाएँगी और एंड में हमारा डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है? तो एम मैंने बताया, एम सिंगल होगा। ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे आपके मंत्रा चैंटिंग से उनकी काफ़ी सारे और भी डिसीजेस क्योर हो गए, उनका मन भी शांत हो गया, उनकी दूसरी जो किसी को मेंटल कुछ इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हो गए। तो ये क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो उनको, और साइड में जो और बेनिफिट्स मिलता है वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन एम हमेशा सिंगल होता है, जिसकी वजह से हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस तो रेफरेंसेस में आएगा, रेफरेंसेस में जहाँ से आपने आपका मटेरियल पुट किया वो, आप समझिए आप लोगों ने मंत्रा का लेके चलते हैं टॉपिक, मंत्रास के बारे में आपको कोई अच्छा कमेंट्री मिला, उपनिषद और अलग अलग आपने टेक्स्ट पढ़े, वहाँ पे आपको मंत्रास के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, तो जहाँ से भी मिला है आपको सबका रेफरेंस देना है। एक सिंगल लाइन भी आपने कहीं से ली है, अगर किसी रिसर्च आर्टिकल से भी आपने एक सिंगल लाइन भी उठाया है, तो रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा आपके रिसर्च में। क्लियर? रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक पैराग्राफ कहीं से लिख लिया, किसी और का लिखा हुआ, लेकिन आपने रेफरेंस नहीं दिया। आप लिख सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो उसको, लेकिन विदाउट रेफरेंस आप नहीं यूज़ कर सकते। ये आप अपने डिसर्टेशन में भी ध्यान रखना इस चीज़ को, वरना वो अप्रूव भी नहीं होगा। अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनको रेफरेंसेस कम दिख रहे हैं वहाँ पे, प्रॉपर रेफरेंस, तो भी वो डिसअप्रूव हो सकता है। ठीक है? तो सिनॉप्सिस में भी इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने सारा डिस्कस किया, जैसे कि टाइटल, अब टाइटल में लेके चलते हैं। अब मैं स्टार्टिंग से एक-एक करके सबको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक टाइटल, टाइटल शुड बी क्लियरली कन्वेज द एसेंस ऑफ द प्रपोजल इन फ्यू वर्ड। आपका जो टॉपिक है उसको कम से कम शब्दों में प्रॉपरली उसका एसेंस होना चाहिए आपका टाइटल। जैसे कि इफ़ माई रिसर्च टॉपिक, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इफ़ माई रिसर्च टॉपिक इज़ हाउ वन कैन अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी थ्रू प्राणायाम। अगर मेरा मन कर रहा है मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूँ, मेरा टॉपिक क्या क्या मतलब, मेरा रिसर्च करने का मन है कि किसी को मेंटल स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है प्राणायाम के थ्रू। अगर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया तो मेरा टाइटल क्या होना चाहिए? अ, एक टाइटल का एग्जांपल देती हूँ, अ यूनिक मीन्स ऑफ अचीविंग इमोशनल स्टेबिलिटी प्राणायाम, देन डैश प्राणायाम, अ यूनिक मीन्स
ऑफ अचीविंग इमोशनल स्टेबिलिटी, ये मेरा टॉपिक हो सकता है। ऐसा ही दूसरा भी कुछ हो सकता है, बट उसमें देखो सारी, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक अगर मेरा मन है कि मैं हम इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे अचीव करें प्राणायाम के थ्रू, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी तो मिलती है। आप लोग भी योग में हैं, अभी आप लोग को भी ये पता चल गया है कि प्राणायाम से हम इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, हम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। कुछ बोल रहे हैं किरण जी? अच्छा, हाँ, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आप सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, वैसे टॉपिक लीजिए, जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, या आपने अपने स्टूडेंट पे करके उन पे बेनिफिट देखा है, तो वैसे टॉपिक लीजिए, ठीक है? तो मेरा कहना है जब हमको ये चीज़ पता चल गई कि प्राणायाम से इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, तो मेरा मन है कहीं न कहीं मैं यही टॉपिक ले लेती हूँ, तो मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए? ठीक है? तो टॉपिक कैन बी शुड बी अ प्राणायाम, a unique method या यूनिक मीन्स ऑफ अचीविंग इमोशनल स्टेबिलिटी, ये मेरा टॉपिक हो सकता है। इसमें सारी चीज़ें आ गई, प्राणायाम, यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि प्राणायाम की जगह पे आप स्पेसिफिक कोई प्राणायाम का नाम भी दे सकते थे, वैसा भी कर सकते थे कि नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे भी कर सकते हो और स्पेसिफाई हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है? अब दूसरा, दूसरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड कंटेन ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक। आपके इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट आएगा? आप जो रिसर्च करने वाले हो, जैसे कि मंत्रा है, रोशनी जी और दिव्या जी दोनों को मंत्रा ही पसंद आ गया, तो इंट्रोडक्शन में आपको मंत्रा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड मतलब वो कितना हिस्ट्री, कब का पुराना है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, कौन से उपनिषद में, कौन से टेक्स्ट में उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? इट मस्ट आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, मतलब आपकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी उसमें आना चाहिए। क्या ज़रूरत है मंत्रा का आज की डेट पे आपको रिसर्च करने की, वो इम्पोर्टेंस भी आपका वहाँ आना चाहिए इंट्रोडक्शन में। इट्स रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, मतलब मंत्रा का आज की डेट पे क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब, और उसका रेलेवेंस आज के डेट टाइम में, मॉडर्न टाइम में उसका रिलेवेंस भी दिखाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन बहुत परफेक्ट होगा। देन इट मस्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द स्टडी, इसमें ये भी आना चाहिए कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आप क्यों चाहते हो। तो आप बता सकते हो मॉडर्न टाइम में लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्राणायाम का इफेक्ट देखूँ मेंटल स्टेबिलिटी पे। लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी झगड़े हो जाते हैं लोगों में, है ना? तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम वहाँ शो करके उसका रिजल्ट मैं सोच सर्च कर रही हूँ, इस टाइप का आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब सोर्सेज कौन कौन से होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, मतलब आप अपने कंटेंट को कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाओगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स, अब समझो आपने मंत्रा, तो कहाँ कहाँ से सोर्स होता है, लाइब्रेरी, मतलब डिफरेंट टाइप की बुक्स, अलग अलग बुक्स। उसके बाद रिसर्च जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स जर्नल्स पब्लिश होते हैं, हर टॉपिक पे बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स आपको मिल जाएंगे, उनमें आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वहाँ से आप मंत्रास को ढूंढ के लाते हैं, मतलब केवल बुक आपका सोर्स नहीं है, रिसर्च आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको, वो ऑथेंटिक होते हैं, सिर्फ आपको रेफरेंस देना है प्रॉपर, ठीक है? डेटाबेसेस, इंटरनेट, बट इंटरनेट में हर साइट ऑथेंटिक नहीं होती, वो आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑथेंटिक साइट से आप मटेरियल पुट कर सकते हो। It is recommended that a student must study at least 15 to 20 ओरिजिनल रिसर्च पेपर, ये रिकमेंड किया जाता है जब भी आप किसी चीज़ पे रिसर्च करो, तो उससे रिलेटेड 15 से 20 रिसर्च आर्टिकल आपने पढ़ना ही चाहिए, तब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज मिलती है। कोई भी टॉपिक हो आपका, रिसर्च आर्टिकल सब पे अवेलेबल है, ठीक है? हियर यू मेंशन लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट दैट यू विल रेफर, लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट आपने रेफर किए उन सब का आएगा यहाँ पे, उन सब से आप मटेरियल उठाओगे और लिखोगे अपने रिसर्च आर्टिकल में, ठीक है? उसके बाद जैसे कि ये हो गया, आपको स्ट्रेस है, समझो कोई स्ट्रेस पे काम कर रहा है, आप देख रहे हो कि प्राणायाम का स्ट्रेस पे इफेक्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम का स्ट्रेस पे इफेक्ट देख रहे हो, या फिर ओमकार का देख रहे हो, आप समझो, ओमकार का इफेक्ट देख रहे हैं स्ट्रेस पे, तो आप कहाँ कहाँ से स्ट्रेस, स्ट्रेस पे आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, तो कहाँ कहाँ, भगवत गीता तक में स्ट्रेस पे लिखा हुआ है, पता है आपको? भगवत गीता तक में स्ट्रेस मॉडल दिया हुआ है कि स्ट्रेस कैसे आता है हमारे बॉडी में, कैसे एंटर हो जाता है। पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद हमारे अंदर इच्छा होती है वो चीज़ को अचीव करने की, जैसे हमको कुछ अच्छी चीज़ लगी, लेकिन हमको ये पता चला हम उसको नहीं ले सकते, या तो हमारे पास पैसे कम है,
या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस अगर उसी टाइम किसी कारण से रिलीज़ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या बनेगा, वो आपके मन में घर कर जाएगी वो बात कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे इसलिए मैंने 4 साल पहले वो चीज़ नहीं ले पाई। तो धीरे-धीरे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और धीरे-धीरे वो आदि-व्याधि टाइप बन जाएगा। मतलब आपके फिर आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे, मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आपके मन में भर जाएगी। जैसे देखा होगा ना किसी-किसी को बचपन की कोई बात याद रहती है, इसलिए वो पर्सन उसको पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में उसने कुछ कुछ बोला था चाइल्डहुड में। इन्होंने मेरे को मेरे बचपन में मुझसे ऐसी बात बोली थी इसलिए मैं आज तक उनसे बात नहीं करती। तो आपका गुस्सा कितना पुराना होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया और आप उसी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो। तो भगवत गीता तक में बताया हुआ है कि कैसे स्ट्रेस को जल्दी रिलीज़ हो गया तो ठीक है। और तो या फिर स्ट्रेस कब अच्छा होता है, जैसे कि स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस प्रोडक्टिव होता है, जैसे कि हम घर में हैं या हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, हमको जल्दी काम करवाना है, हम सब बोलते हैं चलो चलो जल्दी करो सब, मुझे बहुत टेंशन है कि कल ये काम करके हमको देना है। तो वो अच्छा स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप प्रोडक्टिव बन रहे हैं। बट अगर उसी स्ट्रेस को लेके आप बीमार बैठ गए, टेंशन ले लिया, बीपी बढ़ गया, तो वो डी स्ट्रेस में चला गया। तो भगवत गीता तक में ये सब चीज़ें बताई है। तो आप जब स्ट्रेस पे काम करो तो आपको पुराने टेक्स्ट में भगवत गीता तक से भी आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये मत सोचना स्ट्रेस आज की चीज़ है, वहाँ तक पे आपको रेफरेंस मिलेगा उसका। ठीक है? घेरंड संहिता है। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, ले सकते हैं आप। मतलब जस्ट मैंने जो पीपीटी रेडी किया था ना, मैंने ये पीपीटी खुद ही बनाया था मेरे एमएससी में। वो पीपीटी मैं आप लोग को शेयर करूँगी तो आपको उसमें सिनॉप्सिस का पूरा एक काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और पतंजलि योग सूत्र में भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएँगे। उसमें जो चित्त प्रसादनम है, उससे हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सब चीज़ें हैं वहाँ पे। भगवत गीता में भी सॉल्यूशन मिलेगा अलग, यहाँ पे अलग सॉल्यूशन मिलेगा, तो सब डाल दीजिए, बहुत अच्छा आपका रिसर्च होगी। और फिर लास्ट में आएँगे हमारे रिसर्च आर्टिकल्स, उसमें आपको साइंटिफिक वे में अपनी चीज़ मिल जाएगी, उसकी फिज़ियोलॉजी मिल जाएगी आपकी चीज़ की। मंत्रास की फिज़ियोलॉजी मिल जाएगी कि मंत्रास वाइब्रेशन जनरेट करके कैसे हील करते हैं बॉडी को। फिज़ियोलॉजी आपको रिसर्च आर्टिकल में ही मिलेगी। और एंशिएंट टेक्स्ट में आपको एक थ्योरी मिलेगी, उसकी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं, बस हमारा 5 बजे क्लास हो जाएगा कंप्लीट। मटेरियल्स में क्या आएगा, दिस सेक्शन शुड कंटेन इलेबोरेटिव एक्सपेरिमेंटल मेथड, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड स्टैटिकल टेक्निक्स टू बी फॉलो। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया, वो सारा मटेरियल, मेथड, इक्विपमेंट्स, जो भी डेटा कलेक्शन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए आपको जो चीज़ें लगी, वो सब इसमें आएंगे मटेरियल्स मेथोडोलॉजी में। टूल्स एंड मटेरियल विल बी हेल्पफुल इन द रिसर्च, वो क्योंकि आपकी रिसर्च में वो हेल्पफुल है। Based on the methodology, the research committee gets an idea how clear your ideas। जब आप मटेरियल एंड मेथड को वहाँ स्पेसिफाई करेंगे, तो वो टीम को वो देख के ही पता चल जाएगा कि आपका रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है, कि आपको सब पता है कि मुझे रिसर्च में ये लगने वाला है। ठीक है? तो जितना आप खुद कॉन्फिडेंट और स्पेसिफाइड रहेंगे, उतना आपकी टीम आपसे सेटिस्फाइड रहेगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम में मैंने बताया अ सिनॉप्सिस एम to give reader a full it brief account the whole text so that they can follow it main point। उसका जो एम है वो स्पेसिफाइड और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आप क्या मेन पॉइंट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है? एंड द ऑब्जेक्टिव्स दे इन्फॉर्म द रीडर क्लियरली व्हाट द रिसर्चर प्लान टू डू इन हिज और हर वर्क। ऑब्जेक्टिव से ये पता चलता है कि रिसर्च अपने पूरे प्लान में और कौन कौन चीज़ों पे काम करने वाला है अपने एम के अलावा। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, यूजुअली 2-3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रपोजल वर्क शुड बी मैंशन। कम से कम हर रिसर्च के 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको मैंशन करने ही हैं। ठीक है? जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम का हम देख रहे थे। अब समझो मेरा रिसर्च का टॉपिक है कि मुझे माइग्रेन पे भ्रामरी प्राणायाम का इफेक्ट देखना है। 3 महीने का मैंने रिसर्च किया। तो मेरा एम क्या था, इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन क्या था मेरा, माइग्रेन। बट मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या निकल के आएंगे, उनका मूड भी थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले से थोड़ा एग्रेसिवनेस भी कम हो गया, ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स निकल के आएंगे। ठीक है? और उनका स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया, थोड़ा स्ट्रेस, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ गई भ्रामरी प्राणायाम से। मतलब हम काम कर रहे थे उनके माइग्रेन पे, और माइग्रेन के साथ साथ में ये बेनिफिट भी मिले, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे।
तो कम से कम आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने ही हैं अपने रिसर्च के, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंसेस। लिस्ट द रेफरेंसेस इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रेफर्ड इन द सिनॉप्सिस। आपने सिनॉप्सिस में जिस पॉइंट वाइज अपने रेफरेंसेस लिखे उसी पॉइंट में आपको अपने उसी पॉइंट में लिखना है, उसी तरीके से रेफरेंसेस को। पहला आपने समझो भगवत गीता से कुछ पुट किया तो भगवत गीता का रेफरेंस आ जाएगा। फिर आपने योग सूत्र में आपको उसके बारे में कुछ मिला, मंत्रा के बारे में, या दूसरी किसी बुक में मिला, किसी उपनिषद का किसी कमेंट्री में कुछ मिला, उसका रेफरेंस, और लास्ट में रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस दोगे, ठीक है? प्लीज नोट दैट द रेफरेंस शुड बी इन ऑर्डर सच एज, देखो उसका एक ऑर्डर होता है, पहले बुक्स का रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद जर्नल्स का, बुक्स कितनी भी हो 1 2 3 4 आप डाल दो, और लास्ट में जर्नल्स का दो। ऐसा नहीं होगा कि जर्नल का पहले दे दिया रिसर्च आर्टिकल बाद में बुक दे रहे हो, क्योंकि बुक ऑथेंटिक है ना, प्रीवियस सोर्सेस है वो, बहुत पुराने सोर्सेस है, तो पहले वो लिखेंगे बाद में हम रिसर्च आर्टिकल पे जाएंगे। और सबसे एंड में वेब पेजेस का, जैसे कि आपने वेबसाइट पे कुछ सर्च किया वो सबसे एंड में, ठीक है? इतना ही है हमारा, इतना है सिनॉप्सिस, ये पूरा सिनॉप्सिस यहाँ कवर हुआ। जस्ट अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ